हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इसका एक और डेफिनेशन है, क्या है वो? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मतलब इलेक्ट्रिक पावर वो रेट है, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है वही होता है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हमको इलेक्ट्रिक पावर के दो डेफिनेशन मिलते हैं और इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पावर के दो फॉर्मूले भी मिलते हैं, जो क्या है देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, जो इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। इसके और एक और होता है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर का दो डेफिनेशन, दो फॉर्मूले मिलते हैं। क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है। तो हमारा जो वर्क डन और एनर्जी होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक पावर का। एक होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एक होता है एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, इससे हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई आई करंट फ्लो कर रहा हो, जब वी वोल्ट का वोल्टेज पास करा, वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और टाइम टी टाइम के लिए, तो हमारा वर्क डन कितना होगा? तो हमारा वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा। एक और बात सुनिए कि जब हमारे किसी सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही हो, जब हमने उस सर्किट में वी वोल्ट का पोटेंशियल लगाया हो, और वो टाइम और कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है आई इंटू वी इंटू टी। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी। ये हो गया। तो यहाँ से हम अगर पावर निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी अपॉन टी। नीचे टाइम टेकन कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा पी का फॉर्मूला मिल जाएगा v इंटू आई। यहाँ से हमको पी का एक मतलब इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट सप्लाई। ठीक है, तो एक और होता है, वैसे तो यहाँ से आपके तीन फॉर्मूले डिराइव होंगे पावर के। एक क्या है? पहला तो आपको मिल गया, पहला जो है वो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हम ओम्स लॉ का बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, पहले V को रिप्लेस करते हैं, V इज इक्वल टू हम IR जानते हैं। तो इसमें हम V इज इक्वल टू IR अगर पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? V की जगह पे हम IR रखेंगे और ऑलरेडी I है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमारा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R बनेगा। यानी कि हमारे पावर का एक और फॉर्मूला जो बना वो क्या बना? पावर का एक और फॉर्मूला बना वो I स्क्वायर R हुआ। ठीक है, और लास्ट थर्ड फॉर्मूला जो बनता है उसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमने V को रिप्लेस किया, अब हम I को रिप्लेस करेंगे। हम I की जगह पे इस्तेमाल करेंगे V अपॉन R। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पावर इज इक्वल टू हमको मिलेगा, V तो पहले से ही था, इंटू V अपॉन R हो जाएगा, जो कि हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो हमको एक तीसरा फॉर्मूला मिलता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। मतलब हमारे पावर के तीन फॉर्मूले होंगे, हम कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, फिर है दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। तो ये तीन फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो जो पावर होता है, पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू, जब 1 जूल का वर्क डन हुआ हो 1 सेकंड के लिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो पावर है वो कितना है? 1 वॉट है। ठीक है, जब 1 जूल का वर्क डन हुआ होगा 1 सेकंड के लिए, तब हम कहेंगे हमारा जो पावर है वो कितना है? 1 वॉट है। ठीक है, आई थिंक आपको पावर समझ में आया होगा। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे रेटेड एज 220 वोल्ट सप्लाई पर वो 100 वॉट पावर है उसका। ठीक है, पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है, और हमारा जो पावर सप्लाई है वो कितना दे रखा है? P1 इज इक्वल्स टू 100 वॉट दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि व्हेन इट ऑपरेट, जब वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V2 इज इक्वल्स टू हमको 110 वोल्ट दे रखा है, इतना पावर सप्लाई दिया जाएगा, तब वो कितना पावर कंज्यूम करेगा? मतलब हमसे P2 पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक बात, जब हम ये इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, यहाँ पर करंट देखिए, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो हमारा करंट चेंज हो ही जाएगा। हमको पावर का जो फॉर्मूला पता है वो हमें एक पता है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दूसरा पता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। एक बात बताइए, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा करंट डिफरेंट हो जाएगा, और जब हमारा करंट डिफरेंट हो जाएगा तो हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लेंगे जिसमें करंट होगा। मतलब हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में करंट है। हमारा क्या चीज कांस्टेंट है? वो है रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। बल्ब जो एक बार बन चुका है उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो पहले केस
केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, P1 कितना दे रखा है, P1 जो दे रखा है हमको 100 वॉट दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 इंटू 220 दे रखा है, और हमको रेजिस्टेंस पता करना है। हम यहाँ से यहाँ इसको भेजेंगे और हमको यहाँ से रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 22 इंटू 22 मतलब 484 ओम का हमको रेजिस्टेंस पता चल गया है। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 484 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जब हमको रेजिस्टेंस पता चल गया है तो अब हम दूसरे केस का पावर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, तो इस केस में हम क्या फिर से फॉर्मूला रखेंगे कि P2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R, यही होगा। ठीक है, तो हमारा V2 कितना है, V2 हमारा 110 वोल्ट है, तो 110 इंटू 110 क्योंकि स्क्वायर है अपॉन ये हो जाएगा R कितना है 484। इसको हम काटेंगे, तो अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 10 जा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 4 जा और 11 10 जा, और हम इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 अपॉन 4 आएगा, और 4 से जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारा P2 निकल के आएगा 25 वॉट। मतलब हमारा कितना आंसर आ गया कि अब जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, 25 वॉट का होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जैसा हमें पढ़ना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमने अभी पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू था एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो यहां से हम अगर एनर्जी निकालें तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही होगा हमारा फॉर्मूला। तो यही हमारा फॉर्मूला होगा एनर्जी कंज्यूम। ये कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, जब भी हम अपने घर में हमारे घर में जो मीटर होता है, मीटर पे जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखते हैं तो वो यूनिट कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का, उसको हम नॉर्मल भाषा में यूनिट से मेजर करते हैं कि हमारे घर का बिजली जो है वो कितना 10 यूनिट 20 यूनिट 25 यूनिट 50 यूनिट कितने यूनिट बिजली उठता है, वो हम यूनिट से, जो आम भाषा में हम टर्म यूज करते हैं वो होता है यूनिट। तो हम जो 1 यूनिट देखते हैं कि कितना बिजली उठा है, तो ये जो 1 यूनिट होता है ना, ये इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, तो 1 यूनिट जो बिजली होती है वो इक्वल होता है 1 यूनिट। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर में 1 यूनिट बिजली उठी है, मतलब हमने 1 किलोवाट आवर पर आवर कंज्यूम किया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। तो हमारा जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमसे हमेशा पूछा जाता है। तो ये निकालते, देखिए हम यहाँ पे करेंगे कि 1 किलोवाट आवर दे रखा है। ठीक है, अच्छा बताइए, मैं किलो हटाऊंगी तो मतलब 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का मतलब अगर मैं किलो हटाऊंगी तो ये 1000 वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 वॉट। तो मैंने किलो हटाया तो 1 की जगह पे 1000 इस्तेमाल किया, और ये हो गया आवर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये 1000 है, हमको पता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू क्या था, ये जो वॉट है, वॉट की जगह पे हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि हम पावर का फॉर्मूला जानते थे। पावर इज इक्वल्स टू होता था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन को हम जूल में नापते थे और अपॉन टाइम को हम सेकंड में नापते थे। ठीक है, और पावर था हमारा 1 वॉट। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 वॉट जो होता है वो इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। तो मैंने वॉट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है जूल पर सेकंड से। और जो आवर है, आवर की जगह पे मैं 60 इंटू 60 कर दूं तो ये भी सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और हम 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600, और ये भी है 000। ये जो होगा इतना जूल हमारा एनर्जी होता है 1 किलोवाट आवर्स में। ठीक है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 6 जूल एनर्जी होता है 1 किलोवाट आवर में, जो कि इक्वल होता है, नॉर्मल भाषा में हम इसको 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम when it passes through a high resistance wire like nichrome, the resistance wire becomes very hot and produced heat. This is called heating effect of electric current. देखिए क्या है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर से। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया कि हाई रेजिस्टेंस वायर से जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर कौन सा, जैसे मैंने बताया था आपको नाइक्रोम वायर। इस हाई रेजिस्टेंस वायर से जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस वायर होता है ये बहुत बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी करंट को
पास कराते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो वो रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसमें जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, तो वर्क डन का हम जानते हैं फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। तो यहाँ पे फोर्स कौन दे रहा है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, और डिस्प्लेस कौन हो रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहा है हमारा चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू, और हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू क्या था, सॉरी I इज इक्वल्स टू क्या था, I इज इक्वल्स टू था हमारा Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T था, और हमारा V इज इक्वल्स टू क्या था, V इज इक्वल्स टू IR था। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम, इन दोनों का हम यहाँ इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू V की जगह पे हम यूज करेंगे IR इंटू और Q क्या है, तो Q हमारा जो है Q यहाँ से हम निकालेंगे, Q इज इक्वल टू I अपॉन I इंटू टी हो जाएगा, ये T इधर चल जाएगा और ये हमारा Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको I इंटू टी। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। ये हमारा जो वर्क, ये क्या आया है, ये हमारा जो वर्क डन है। और यही वर्क डन जो है ना, जो हमारे जो करंट के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, यही वर्क डन जो है यही हीट एनर्जी के फॉर्म में, यही हमको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है हीट एनर्जी का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, जिससे हम ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है, जो हमारा हीट एनर्जी है जो वर्क डन के फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू वो है I स्क्वायर आर टी, ठीक है। जहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, also directly proportional to the resistance of the conductor, also directly proportional to the time for which current pass, कि कितने देर तक करंट उस कंडक्टर में रहेगी, उस पर भी डिपेंड करता है। कितना ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितने ज्यादा अमाउंट की करंट उसमें से पास करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर हम करंट को दुगना कर देंगे तो हीट एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, तो हीट एनर्जी जो है ना वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो अगर हम हीट एनर्जी, अगर करंट को दुगना करेंगे तो हीट एनर्जी हमारी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम करंट को 3 गुना करेंगे तो हमारा हीट एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है करंट को बढ़ाने से स्क्वायर में हीट एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो अगर हम करंट को जैसे बढ़ाएंगे तो हमारी हीट एनर्जी जो है वो स्क्वायर में इंक्रीज करेगी। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस को क्या कर दें, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हमारी हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दें, दुगना कर दें, तो हमारी हीट एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। मतलब हम अगर ज्यादा समय तक करंट उस कंडक्टर में अगर हमारा करंट रहेगा तो वो ज्यादा हीट एनर्जी हमको देगा। अच्छा, अब हमसे पूछा जाता है कि एप्लीकेशन बताइए कि क्या एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमें बताया जाता, हमसे पूछा जाता है कि इसके एप्लीकेशन बताओ। तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है, हम आयरन जो बनाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, केतली, फिर से टोस्टर, वाटर हीटर, रूम हीटर, ये सब जो है, ये जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बना रहे हैं, वाटर हीटर, आयरन, केतली, टोस्टर, ये सारे जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, अगर आपसे कोई पूछता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, तो हम कह सकते हैं बल्ब। हम जो बल्ब पहले जमाने में जो यूज करते थे, उसमें जो फिलामेंट यूज होता था टंगस्टन, वो जब तक बहुत ज्यादा हीट होता था उसके बाद वो चमकता था, तो हमारा बल्ब ग्लो करता था। तो हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। थर्ड जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो आजकल तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का उतना यूज नहीं होता है, अब एमसीबी आ गया है, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसमें क्या होता था, हम एक वायर लगाते थे, जब हाई वोल्टेज की करंट इसमें से पास करती थी तो ये मेल्ट कर जाता था और हमारे घर का फ्यूज जो है वो उड़ जाता था, जिसकी वजह से हमारे घर में पावर सप्लाई नहीं आती थी। अगर देखिए ज्यादा वोल्ट की करंट आ जाएगी तो फिर हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए हमको घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड था। तो ये 3 मेन एप्लीकेशन है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। और यहीं पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज जरूर करवाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपना फीडबैक दीजिएगा। और नेक्स्ट मैं किस चैप्टर पर वीडियो बनाऊं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की किस चैप्टर पर आप वीडियो बनाऊं जो आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे, उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।